जी के पास है, जो हमारे माननीय विधायक जयराम कुमार महतो हैं, उनके पास जो एग्रेशन है वो एकदम लाजमी है अभी की डेट में। जिस तरह से शोषण, जिस तरह से जुल्म, जिस तरह से अत्याचार झारखंडियों पर हुआ है, हो रहा है, उस हिसाब से उनका एग्रेशन एकदम लाजमी है। 90% करना था। जितने मुद्दों पर हम लोग ने 3 साल बात किया था, वो सारे के सारे मुद्दे डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने सदन में उठाए। इसलिए पूरा राज्य भी इसलिए हमें प्राउड फील हुआ, इसलिए हमें बहुत गर्व महसूस हुआ। हम बार बार अपडेट देते रहते थे कि है कोई हमारा टक्कर देने वाला। काशी में भी एक है, काशी में एक भारी, एक में एक भारी है, कोई है हमारा टक्कर देने वाला, तो अभी भी मौका है। और पूरा आप देख, अच्छा, ये जो पुराने साथी है जयराम महतो का बहुत सारा साथ छोड़ दिया, संजय मेहता हो गए हैं, रिजवान हो गए, तो मोतीलाल महतो को भी साथ छोड़ेंगे? नहीं, ये कभी संभव नहीं होगा। देखिए, हम राजनीति करने के लिए नहीं, हम लोग आए थे एक संघर्ष करने के लिए, एक बदलाव करने के लिए। तो बदलाव का प्रतीक अगर हमारे साथ है, हमारा विचारधारा इनसे मैच करता है, तो यही रहेगा। और मैच क्यों करता है, हम तो संस्था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच ऐसे शख्स है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऐसे तो इस शख्स को आपने बहुत पहले ही देखा होगा। इस शख्स के बारे में कुछ विशेष जानकारी हम लेने के लिए इसको बुलाए हैं। ये जेलकैंप के वारी उपाध्यक्ष है और ये मोतीलाल विद्रोही के नाम से जाने जाते हैं। तो मोतीलाल विद्रोही कैसे बना, इस सफर को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिंदगी में, एक पढ़ने वाला छात्र, बंद कमरे में बैठे हुआ छात्र आज एक नेता बन के उभरे हैं। इन बहुत सारे बातों को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मोतीलाल जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपके पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जमा जमा जोहार। तो हमको ये बताइएगा कि मोतीलाल महतो, एक बंद कमरे में पढ़ने वाला लड़का, मोतीलाल विद्रोही कैसे बन गया? देखिए, इस सफ़र की शुरुआत जो हुई है, मैं जेपीएससी का छात्र रहा हूँ। मैं स्पेशली जेपीएससी का तैयारी करता था। मेरा मोटो भी था कि मैं जेपीएससी फाइट करूँ और डीएसपी बनने का मुझे बहुत शौक था। तो इसलिए हम 2018 में रांची चले गए और रांची जाने के बाद एक 10 बाय 8 के कमरे में खुद को पैक कर लिए। उसके बाद हुआ क्यों कि 4 साल बाद एक एग्ज़ाम होता है जेपीएससी का। हर बार सरकारें आई और कहती रही हम एग्ज़ाम लेंगे, हम एग्ज़ाम लेंगे, और नहीं ले पाए। और 4 साल बाद एक एग्ज़ाम होती है जेपीएससी का, और उसमें हम फाइट करते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक भी करते हैं। लेकिन जब संशोधित रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होता है, मोतीलाल महतो का रिजल्ट को ही मैं एक मोतीलाल महतो ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे छात्र थे जिनका रिजल्ट पहला बार में होने के बाद दूसरा बार में गायब कर दिया जाता है। तो फिर हम लोग ने इसको लेकर एक आंदोलन किया। आंदोलन की शुरुआत 3 नवंबर 2021 को मोराबादी में बापू वाटिका के सामने हम लोग धरने के साथ शुरू किए। वहाँ से जो सफ़र शुरुआत हुई 56 दिन के आंदोलन के बाद, जिसमें जेपीएससी ने बहुत सारे अनियमितताएं की थी, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई थी, जिसमें से एक ही कमरे से बहुत सारे छात्रों को पास कर दिया गया था। हमारे 56 दिन के आंदोलन के बाद में उन जो 57 छात्रों को पास किया गया था एक ही कमरे से, उनका रद्द किया गया रिजल्ट को, फिर से रिजल्ट को संशोधित किया गया। कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया था, वो जारी किया गया, और बहुत सारे बदलाव किए जेपीएससी ने। तो ये हमारी सफलता थी और वहीं से ये आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद वहाँ से क्या हुआ कि हमारा जो आंदोलन है वो 18 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया। और इधर से जब जेएसएससी का एक नोटिफिकेशन आता है, उस समय भी हेमंत सोरेन की सरकार ही थी, उस समय एक नोटिफिकेशन आता है और झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में बाहरी भाषा को शामिल कर दिया जाता है। बाहरी भाषा मीन्स मतलब जो झारखंड की भाषाएं नहीं है, जो झारखंड में उस भाषाओं को मान्यता नहीं दी गई, उसको शामिल कर दिया जाता है। उनमें से था मगही था, भोजपुरी था, अंगिका था, उर्दू था, बंगाली था, उड़िया था, और बहुत विभिन्न तरह के 14 भाषाएं को शामिल कर दिया जाता है। उसी के विरोध में हम लोगों ने 25 दिसंबर 2021 को, आज भी हमको याद है, हम लोगों ने पहला पुतला दहन, एक मैं नहीं था, मेरे साथ बहुत सारे साथी थे, बोकारो के बिरसा मुंडा चौक में हम लोगों ने पुतला दहन किया था। और वहाँ से आज तक जो सफ़र जारी है वो जारी चलता रह गया। उसके बाद इसी क्रम में हमारा सफ़र जारी रहा और पहला बार हम फिर से एग्ज़ाम देने के लिए, या मेरा एक जेपीएससी का केस हुआ था, उसी क्रम में हम एग्ज़ाम ये केस लड़ने के लिए थोड़ा 4-5 दिन के लिए रांची चले गए। उसी क्रम में हमारे एक और क्रांतिकारी नेता का उदय हुआ, जिसका नाम आप लोग सभी जानते हैं और अभी डुमरी का विधायक है, माननीय जयराम कुमार महतो का उदय हो जाता है। इसी उससे पहले से नहीं मिले थे? नहीं, उनसे पहले मैंने कहीं नहीं मिला था। उसके बाद हमारी मुलाकात 21 जनवरी 2022 को हमारे टाइगर जयराम कुमार महतो से उनके घर पे आवास पे होती है, क्योंकि वो भी पॉपुलर हो गए रहते हैं एक अपना बयान से, और मैं भी पॉपुलर रहता हूँ जेपीएससी के आंदोलन से। तो दोनों के एक मिलन होता है और हम लोग बहुत सारे बातें करते हैं कि आगे किस तरह से आंदोलन को ले जाते हैं। ऐसा देखिए, ऐसा अगर मैं केवल जयराम महतो की नाम ले रहा हूँ तो केवल हमारे विधायक जयराम महतो ही नहीं थे, हमारे साथ और भी बहुत साथी थे जिनका नाम लूँगा तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। तो फिर हमारी 21 जनवरी 2022 को हमारी मुलाकात होती है, उनके घर पे बहुत सारी बातचीत होती है। और हम लोग हम लोग को पहला याद है कि जब हम लोग डुमरी के साथियों के साथ बैठते हैं तो डुमरी के साथियों के साथ कहना रहता है
कि हम लोग बोकारो धनबाद की जो लड़ाई है उसको पूरा राज्य में विस्तार करना चाहते हैं और उसको हम लोग बोकारो और धनबाद से निकाल कर गिरिडीह लाना चाहते हैं। इसके लिए आपकी क्या राय है? तो हम लोग 10 छात्र डुमरी के बैठते हैं, उनमें विभिन्न नाम हैं हमारे साथियों के, वो आज भी हमारे साथ ही हैं। तो कहते हैं कि इसका शुरुआत कैसे किया जाए। तो हम लोग पहला प्लानिंग करते हैं, पहले मसाल जुलूस था, उसका नाम बदलकर हम लोग हदकल लुवाटी जुलूस कर देते हैं और उसका जो 3 किलोमीटर का एक डिस्टेंस को लेते हैं, वहाँ से हदकल लुवाटी जुलूस को रखते हैं। ये समय है आपका 28 जनवरी 2022 को, पहला हदकल लुवाटी जुलूस। ये बहुत व्यापक हुआ था, इस नाम से लोग बहुत प्रचलित हुए थे कि अगर हमारी भाषा की लड़ाई है तो हम लोग भाषा को ही अपना एक परिवर्तन करके एक शब्द दिए थे हदकल लुवाटी, और ये बहुत हिट हुआ। उसके बाद हम लोग 2 फरवरी, इसके बीच में मानव श्रृंखला होती है 1 से 31 जनवरी को, वो बहुत व्यापक है। उसके बाद बहुत सारे बाहरी भाषाओं को ये किया गया। मंत्री का उस समय का बयान आए माननीय जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का, कि अगर ये आंदोलन अगर बोकारो धनबाद की है तो ये गिरिडीह हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्यों हो रही। और हम लोग का एक विचार था कि अगर ये मंत्री के क्षेत्र में होगा तो ज्यादा व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो नोटिफिकेशन डाला गया तो कहीं ना कहीं वो मंत्री का ही कलम चला था, उसमें कलम चल रहा था। उस टाइम शिक्षा मंत्री थे। हाँ, शिक्षा मंत्री थे वो। तो फिर हम लोग ने 2 फरवरी 2021 को 2 फरवरी 2022 को हम लोगों ने एक जनसभा रखा था डुमरी के चिरैया मोड़ मैदान में, चिरैया मोड़ में, जिसमें हम लोग ने मुख्य अतिथि टाइगर जयराम महतो को हम लोग ने बुलाया था और पहली बार हम लोगों ने वहाँ पर उनको माइक दिया था, मंच थमाया था, पहला बार वो। और बोकारो धनबाद से पहला बार बाहर कोई सभा हो रही थी, उसके पहले बोकारो धनबाद में सभाएं हुई थी, फिर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हुई थी और वहाँ हम लोगों ने जनसभा कराया था। उसी में टाइगर जयराम महतो जी ने कहा था कि बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, तो झारखंड किसी का बाप का नहीं होना चाहिए। और वो प्रसिद्धि, वो जो पॉपुलैरिटी, वो जो वीडियो सर्कुलेट हुआ था, करीब 1 दिनों में हम लोग विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से 57 लाख लोगों ने देखा था उस समय। तो उस कारण से वो ये जो आंदोलन एक बोकारो धनबाद में सीमित था, वो पूरा का पूरा झारखंड में फैल गया था। ऐसा नहीं कि पहले नहीं जानते थे लोग, मानव श्रृंखला में भी लोग उन्हें देखा था, पर वो उससे पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी उस आंदोलन की। और वहीं पर हमारा जिक्र हुआ था कि भाषा तो हमारे खोच लगाओ, असली लड़ाई खतियान की। खतियान की बात पहली बार वहीं हुई थी और वहाँ का जो नेतृत्व करता थे, मेरे साथ में और भी हमारे साथी थे, और उनको सफल बनाए। और वहाँ से जो आंदोलन चलता रहा, उसके बाद में ये आंदोलन फिर नावाडी में हुआ, फिर उसके बाद बगोदर में हुआ, फिर उसके बाद सरिया में हुआ, विष्णुगढ़ में हुआ, चतरोचट्टी में हुआ, और इस तरह से विभिन्न इलाकों में फैलते गया। और फैलते के बाद फिर कोल्हान चला गया, कोल्हान के बाद रांची, इस तरह से एकदम पूरा झारखंड में ये फैल गया। यहाँ से हमारा सफ़र जो है, हम विधायक जी के साथ जो अभी हैं, डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो के साथ में हम कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहे। हमारा सहयोग बस एक समझिए गिलहरी के बराबर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, गिलहरी के बराबर हमने सहयोग किया है। अगर कोई पूछता है कि आपका क्या स्थान है, तो मेरा कोई स्थान नहीं है, गिलहरी के बराबर हमारा स्थान है। अच्छा, ये इस घटना का हम जानने की कोशिश करते हैं। वो घटना क्या था कि जगन्नाथ महतो के सिर्फ जो बॉडीगार्ड थे, आपको AK-47 लेकर आपको भगा रहे थे, वो घटना क्या थी? देखिए, उस समय हमारा बाहरी भाषा का विरोध था और 1932 खतियान लागू करने को लेकर था। तो माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, उनको मैं सत नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उससे हमारी कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, उनसे हमारी कोई वैचारिक लड़ाई भी नहीं थी। हमारा उनसे केवल एक प्रश्न था कि मंत्री जी, आप मंत्री हैं, तो आपके कार्यकाल में ये बाहरी भाषाएं शामिल की गई, बाहरी भाषा इसे हटा दिया गया था उस टाइम में जब हमारी हुए थे। तो बोले आपका कार्यकाल है और 32 के बहुत पुरजोर समर्थक रहे हैं। हम लोग भी जब आप 32 का आंदोलन कर रहे थे, उस समय हम रांची में पढ़ रहे थे, बीजेपी का गवर्नमेंट था, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। उस समय हम भी राजभवन में धरना दिए थे। पहले उस समय हम कोई पॉपुलर चेहरा नहीं थे, हम पीछे एक आंदोलनकारी की तरह पीछे जाके बैठते थे, क्योंकि हमें उस समय भी पता चल गया था कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, स्थानीय नीति। क्योंकि उस समय रघुवर दास ने 1985 का कटअप ले आया था, तो उसके विरोध में हम बैठे थे। तो वही प्रश्न हमने मंत्री जी से किया था कि हम भी इसका समर्थन उस समय किए थे, उस समय भी हम लोग आंदोलन किए थे। और अब आप मंत्री हैं जो इसका पुरजोर विरोध थे, आप विरोध किए थे, आप 1932 का बात करते थे, तो कब तक आएगी? बस यही मेरा प्रश्न था। तो उसी में क्या हुआ कि गार्ड लोगों को लगा, ये धक्का मुक्की किया गया कि आप मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते। क्या था मन में हम नहीं जानते। आपको डर नहीं लगा कि आम सा लड़का, उस टाइम आप पतला दुबला भी दिख रहे थे, तो डर नहीं था कि उसके पास 5-6 बॉडीगार्ड है, उसके AK-47 है, आप एक सवाल पूछ दिए, तो डर नहीं लगा था? देखिए, डर का अगर बात करें तो डर हमारा उस दिन खत्म हो गया था जब छात्र जीवन में थे।
तो हम सही मायने में बहुत डरते थे। क्या कि केस हो जाएगा तो मेरा नौकरी नहीं होगा। एक हम मध्यम के निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, नौकरी हमारे लिए बहुत भगवान मिलने बराबर था उस टाइम के, और इसलिए डर हमारे अंदर सही में बहुत था। लेकिन जब जेपीसी का आंदोलन किया और रातों रात हमें कम से कम 2 बस पुलिस आके, 4 डीएसपी आके हमको मेरे साथ और आंदोलनकारी थे, देवेंद्र नाथ महतो और भी साथी थे, उन लोगों को जब उठा लिया गया था, जब हमने पुलिस का सामना किया और पुलिस का सामना करने के बाद हमें रात भर जब वहां रखा गया और हमारे पर जब केस लादा गया तो हमारे पर डर ही खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि जिस केस के लिए हम डरते थे, जिस नौकरी के लिए डरते थे, वो तो चला गया था, तो फिर डर तो खत्म हो चुका था, तो फिर बचा ही कुछ नहीं था। तो उस समय डर कुछ नहीं था। हाँ, भले मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ हो या जो भी हुआ हो, लेकिन हमने प्रश्न वाजिब किया था। भले वैचारिक रूप से अगर गलत लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन वो प्रश्न हमारे तरफ से सही था, हाँ, सत्य था। एक आम सा लड़का इतना हिम्मत कर लिया, तो कहीं वहीं से ये विद्रोही बनने का स्वभाव तो उत्पन्न नहीं हो गया। विद्रोही बनने का स्वभाव मेरे मन में इसलिए पनपा था क्योंकि 2018 से कोई बंदा अगर एग्जाम की तैयारी करता है, 2018 से आपका 22 था उस टाइम, 2022 आ जाता है, 17 से तैयारी करते 2022 आ जाता है, नहीं 5 साल एक लड़का और एक एग्जाम झारखंड में नहीं दे पाता है। लास्ट एग्जाम 2018 में होता है और 2022 तक एक एग्जाम है। सोचिए उसके अंदर क्या पीड़ा रही होगी, क्या दर्द होगा। अगर आप किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं और बाहर रह के जब आप एक दिन काटते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि क्या दर्द होती है, क्या पीड़ा होता है। 8 बाय 10 के कमरे में कभी दाल नहीं है, कभी चावल नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। जब ये संघर्ष से गुजरना पड़ता है ना, तब ये दर्द महसूस होता है। और उस दर्द में आप 4 साल तक आप एक एग्जाम ना ले पाए, एक एग्जाम क्लियर नहीं करवा पाए, तो कितना दुख होता है। और केवल क्या रीजन है? तो स्थानीय नीति नहीं होने के कारण। तो क्या कुछ लगता है ये जो आपका जो हिम्मत है, यही कहीं ना कहीं 5 वर्षों से जो रूम में संघर्ष कर रहे हैं, वो दर्द ही एक हिम्मत बन के निकला है? हाँ, दर्द, देखिए दर्द क्या होता है ना, वो डर को दूर कर देता है। जब आपके अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा आ जाएगा, बहुत ज्यादा दर्द आ जाएगा, तो आप क्या होता है, उसका आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है। वही डर मेरे अंदर भी खत्म हो गया। अच्छा, आप लोग का नेता बनने का सफर अभी चल पड़ा है, आप एक ही पार्टी का कुछ लोग जरा मतलब विधायक बन गए, आप अच्छा खासा वोट टूंडी में लाए, तो क्या कुछ महसूस होता है कि आप लोग एक युवाओं को जो एक उम्मीद की नजर से आप लोग को देख रही, तो क्या लगता है वो उस राह पे आप लोग चल रहे हैं? देखिए, हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और हम सभी व्यक्तियों के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन एक विधायक जी जो है और एक मोतीलाल महतो है, ये दोनों के जीवन में एक चीज है, कॉमन चीज है जो कोई नहीं जानता। एक कॉमन चीज है कि विधायक जी के अंदर भी सीखने का बहुत ललक है। वो भी किताबों का बहुत पढ़ते हैं और जो भी चीज उनको नया मिलता है टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग भी कभी कभी एक दूसरे बंद कमरे में रहते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजों में डिस्कस करते हैं कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। और मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, अगर दुनिया में आसन में उसको शामिल कर लेते थे। जब हम लोग रात को थक के आते थे तो हमको कहते थे कि आप पढ़िए, और वो सोते थे। हमको लगता था सो गए, और मेमोरी में कल दिन हमको बताते थे कि ये चीज आपने कहा था, ये डाटा थी आपके पास, ये पहला उनके जो देखे उनके अंदर, मतलब उनके मेमोरी पावर जो देखे बहुत गजब का है, और सीखने की जो ललक है वो भी बहुत गजब के। और दूसरा उनके अंदर जो है एक स्टेमिना और जिद्दीपन, किसी भी काम को करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति, हम सुबह से शाम को 2022 में हम लोगों ने इतनी भाग दौड़ की है कि मेरा एकदम बॉडी एकदम, हम उनके अंदर, हम सीधे हम साफ शब्दों में कहते हैं कि उनके इतना मेरा स्टेमिना नहीं। उनके अंदर जो स्टेमिना, इतना गजब का स्टेमिना है ना, कि मतलब आप रात भी उनको दौड़ा दीजिए तो वो सक्सेस कर जाते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। एक रात को हम लोग पुटकी धनबाद से निकले थे, हमारे पास 2 चक्का से हम लोग उस समय चलते थे, 2 ही लोग थे, हम और वो। करीब ये हम आपको बता रहे हैं जून जुलाई की बात बता रहे हैं। उस समय करीब 7-8, उस दिन लगन था बहुत ज्यादा, 7-8 न्योता मिले हुए थे इसी क्षेत्र के, डुमरी और तपचाची क्षेत्र के। तो हम लोग पुटकी से निकले और नेता को 2 न्योता जितना मिला हुआ था, हम लोग 2 व्हीलर से कवर कर रहे थे और ड्राइव हम कर रहे थे। रात का करीब 12 बज चुका था, हम लोग पुटकी से आ रहे थे, 2 ही आदमी पूरा घनघोर जंगल में। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई जानता नहीं था, हम लोग एक चेहरा बन चुके थे, पब्लिक फिगर बन चुके थे। जब आ रहे थे तो पूरा बारिश में भीग गए। उसके बाद 2-3 शादियां अटेंड किया और लगभग 3 से 4 बज गए रात में। उसके बाद मुझे पूरा ठंड आने शुरू हो गई। हमने कहा कि अब हमसे नहीं होगा। बोला अभी 2 शादी और है और जाना है। 3:30 बज चुकी है और बोल रहे हैं कि 2 शादी और है। हमने कहा प्रणाम गुरुजी, हम नहीं जा सकते। अच्छा, ये फिर दूसरा ड्राइवर को बुला के फिर उन्होंने 2 शादियां अटेंड की। तो ये उनके अंदर जो स्टेमिना है
और जो जिद्दीपन है किसी भी चीज को पूरा करने का, ये उनको बहुत आगे लेकर ये यही लगता है उसका सफलता का कारण भी वही है। वही कारण है। कई और हम लोग क्या है कि हम लोग स्टेमिना उनके इतना हमारे अंदर स्टेमिना नहीं है, उतना जो मेमोरी पावर उनके अंदर है उतना मेमोरी पावर हमारे अंदर नहीं है, लेकिन उनके इतना नहीं। अच्छा, ये तो खासियत बता दी, 2 कमी अगर आपको ढूंढना है उसमें तो क्या कमी नजर आती है? कामियां देखिए, कोई भी इंसान है कितनों ही आपके अनुसार क्या लगना है परिपूर्ण सुधार होना हो, चाहिए? तो कमियां होते हैं। एक उनके अंदर जो गुस्सा है, एग्रेशन है, एग्रेशन बहुत जरूरी है। झारखंड जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस परिस्थिति में झारखंड है, उसमें एग्रेशन बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं एग्रेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, सब जगह नहीं। सब जगह जरूरत है एग्रेशन का, सब जगह जरूरत है उस एग्रेशन का जो विधायक जी के पास है, जो हमारे माननीय विधायक जयराम कुमार महतो हैं, उनके पास जो एग्रेशन है वो एकदम लाजमी है अभी के डेट में। जिस तरह से शोषण, जिस तरह से जुल्म, जिस तरह से अत्याचार झारखंडियों पर हुआ है, हो रहा है, उस हिसाब से उनका एग्रेशन एकदम लाजमी है। 90% जगहों पर लाजमी, लेकिन 10% जगहों पर लाजमी नहीं। और एक कमी उनके अंदर जो है, उनका अपना व्यक्तिगत कमी है। व्यक्तिगत कमी उनका स्वास्थ्य को लेकर, जो वो ध्यान नहीं देते, कभी नहीं देते हैं। अभी ठीक ठाक है, शरीर सही है, लेकिन वो देखते हैं कभी कभी वो चीज को एकदम इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसे होगा। लेकिन देखिए, आप जिस आदमी को, जितना आदमी को, झारखंडियों को जो सपना दिखाए हैं, वो सपना तभी पूरा होगा जब आप सुरक्षित रहेंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे। और वो कमियां मेरे अंदर भी है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर भी है। हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट के कारण वो चीजें नहीं हो पाती हो, लेकिन ये चीजें हैं, स्वास्थ्य के कारण उतना स्वास्थ्य में ध्यान नहीं दे पाते हैं। अच्छा, क्या लगता है, आप एक बंद कमरे पढ़ने वाला लड़का, कभी सोचे थे कि इतना बड़ा चेहरा बन जाएगा, राज का चेहरा बन गए आप लोग? नहीं, ये तो हम कभी सपने में नहीं सोचे थे, क्योंकि हमारा काम था कि हम अगर फाइट करेंगे, अगर हम नौकरी निकालेंगे, वैकेंसी बाजार में आपको है कि आप जेपीएससी में 1 नंबर से छट गए हैं। हाँ, वो तो हम बोले ना, छठे नहीं है, मतलब संशोधित रिजल्ट में हमको बाहर कर दिया। कटअप क्या था, 248 था, अभी भी हमको याद है। उस समय कटअप 248 था, मेरा भी कटअप उससे ऊपर था। फिर 10 नंबर का, मतलब 10 क्वेश्चन का संशोधन किया गया। कैसे कैसे किया, किस तरह से किया, हमको नहीं पता। मेरे साथ साथ में और भी हजारों छात्र जो थे, उसको बाहर कर दिया गया था। पहले हुआ रिजल्ट, फिर बाहर कर दिया गया। अच्छा, हम ये चुनाव पहले से, अच्छा, ये जो पुराने साथी है, जयराम महतो का बहुत सारा साथ छोड़ दिया, संजय मेहता हो गए हैं, रिजवान हो गए, तो मोतीलाल महतो को भी साथ छोड़ेंगे? नहीं, ये कभी संभव नहीं होगा। देखिए, हम राजनीति करने के लिए नहीं, हम लोग आए थे एक संघर्ष करने के लिए, एक बदलाव करने के लिए। तो बदलाव का प्रतीक अगर हमारे साथ है, हमारा विचारधारा इनसे मैच करता है, तो यही रहेगा। और मैच क्यों करता है, हम तो संस्थापक हैं, मतलब हम लोग संस्थापक हैं, हम लोग पैदा किए हैं, हम लोग ने इस संगठन को अपना बनाया, संस्थापना किए। उसके बाद एक तरह से आंदोलन के साथियों में जो जन्मदाता है आंदोलन के, उस आंदोलन के जन्मदाता में एक साथी हम भी हैं। आंदोलन का जन्मदाता, फिर हो गया संगठन का जेवीकेएसएस का जन्मदाता, फिर हो गया जेलकेम पार्टी का जन्मदाता। तो जन्मदाता कैसे छोड़ सकता? जन्म देने वाला कभी माँ, परिस्थितियां माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। परिस्थिति मायने नहीं रखती है। हम उस परिस्थिति से संघर्ष किए जहां तहा जब कुछ नहीं था, जब जेलकेम का उदय भी नहीं हुआ था, जब ये चीज सपना भी नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना, हम वहां से संघर्ष किए। छोड़ता कौन है? जो बीच में जुड़ता है, जिसको एक सपना रहता है कि हम इस आंदोलन में जाएंगे, इस आंदोलन में जाएंगे और विधायक बनेंगे, और विधायक नहीं बन पाए, अगर टिकट नहीं देता है तो हम दूसरे में चले जाएंगे, वो छोड़ता है। हमको तो कभी ये रहा ही नहीं, हम कभी ये सोच के आए ही नहीं है, पहले भी मनसा है था ही नहीं। अगर हम बीच में आते, हम पहला दिन बोल रहे हैं, आंदोलन का पहला दिन 25 दिसंबर 2021, उस दिन कोई अता पता नहीं आंदोलन का, पहला दिन, उस दिन हम जुड़े हुए हैं। मोतीलाल महतो क्या सोचता है इस राज्य के बारे में? क्या लगता है कि जो झारखंड को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, आखिर कारण क्या रहा? देखिए, मोतीलाल महतो अगर जिस तरह का झारखंड का सपना देखता है और जिस तरह से सोचता है, अगर उस तरह से पूरा हो जाए तो झारखंड जो है पूरा भारत में नंबर 1 रहेगा। झारखंड स्विट्जरलैंड को टक्कर देगा, लेकिन झारखंड को अभी ऐसा स्थिति बना दिया कि नाइजीरिया से भी गिरा हुआ स्थिति बना दिया है मोतीलाल महतो जिस तरह से सोचता है। क्या सोचता है मोतीलाल महतो झारखंड के बारे में? मोतीलाल महतो सोचता है कि झारखंड में सबसे पहले एकदम बेहतर शिक्षा व्यवस्था इस तरह की कि हर बच्चा को वो अधिकार मिले, एकदम निःशुल्क हो, निःशुल्क कॉपी किताब की व्यवस्था किया जाए, निःशुल्क कपड़ा जो भी ड्रेस होता है सबकी व्यवस्था किया जाए। और ऐसा नहीं कि कॉलम पूरा करने के लिए, अभी भी व्यवस्था है, लेकिन केवल कॉलम पूर्ति करने के लिए। और इसके पहले जो होनी चाहिए वो शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर शिक्षक रहेंगे
तो क्या होगा कि पेड़ के नीचे भी पढ़ रहा है। देखिए मोतीलाल महतो के जब स्कूल में पढ़ रहा था अपना स्कूल में, तो 2 ही कमरा था और उसमें 5 क्लास तक थी, तो 2 ही कमरा के छात्र को एक ही जगह 5 क्लास के विद्यार्थी लेकर टीचर थे उस टाइम। और वही शिक्षक के नतीजा है, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए छात्र हैं, लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़े हुए छात्र हैं, लेकिन उतना ही नॉलेज रखते हैं जितना एक मेरे साथ में पढ़ा हुआ लड़का जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का है या कॉलेज में पढ़ा हुआ लड़का है, उतना ही उससे कहीं अधिक नॉलेज रखते हैं। तो रीजन बिहाइंड क्या था? रीजन बिहाइंड ये था कि उस समय टीचर हमारे थे अवेलेबल, 5 क्लास के 5 टीचर अवेलेबल थे, 2 कमरों में 5 क्लास के टीचर। तो उसमें तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, कुछ आंकड़ों में बात किया जाए, कुछ एजुकेशन पॉलिसी पे बात किया जाए। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। झारखंड में 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। वो भी टीचर कौन है? वो पारा टीचर है, पारा टीचर के भरोसे है। मतलब कि झारखंड के जो बच्चे हैं वो केवल गरू की तरह है, मतलब गाय की तरह है। एक गुहाल घर में घुसा दिया गया है, एक चरवाहा को रख दिया गया है, चरना है तो चरो, पेट भरना है तो इसी में भरो, मतलब पढ़ना है तो इसी में पढ़ो, नहीं तो कुछ नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था, विषयवार शिक्षक की व्यवस्था, और भी प्रोफेशनल टीचर्स। ऐसा नहीं कि पारा टीचर को लाके भर दिए जो अनट्रेंड है, ऐसे नहीं चलेगा, इससे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा। उसके बाद हम 3 भाषा में, जो एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 3 भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा, इसमें पढ़ाई होनी चाहिए। और जो जीडीपी है, जो स्टेट का जीडीपी है, जो जीडीपी में स्टेट एजुकेशन पे खर्च करती है, वो एजुकेशन को जीडीपी में बढ़ाना पड़ेगा। अभी अगर 7 से 8% है, तो उसको करीब से करीब अगर मोतीलाल महतो वहां होता या हमारी सरकार होती तो हम उसको 25% तक लेके जाते हैं, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अच्छा, और कहा जाता है कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वीपन, और एक किसी आम व्यक्ति ने नहीं कहा है, नेल्सन मंडेला ने कहा है। और शिक्षा जो शेरनी का दूध है, किसी आम व्यक्ति ने नहीं कहा है, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। तो ये बातें, अगर इतनी बड़ी बातें शिक्षा को लेकर है, और शिक्षा जब से इस सृष्टि का उदय हुआ, आज 5000 सालों से 4000 सालों से कहीं ना कहीं कुछ नहीं था, लेकिन एजुकेशन था। गुरुकुल में पढ़ाई की बात हो, चाहे शिक्षा का आधुनिकीकरण होता गया, लेकिन शिक्षा पहले था। और शिक्षा के बल पर भी आज चाहे कोई देश हो या कोई राज्य हो, शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़ा। उदाहरण के तौर पर हम कुछ समझाना, राज्य को पहले लेते हैं। आज केरल भारत में सबसे शिक्षा के व्यवस्था पर सबसे टॉप पर आता है, लिटरेसी रेट वहाँ का सबसे ज्यादा है। वहाँ के लोग अगर एजुकेटेड होके जाते हैं तो सीधे आपका बाहरी देशों में, इंग्लैंड हो गया, यूरोपियन कंट्री कोई भी हो गया, या फिर अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां जाके किसी कंपनी का सीईओ बनते हैं। लेकिन झारखंड का एक बच्चा हुआ पढ़ा हुआ बच्चा क्या सोचता है कि एक झाड़ू पोछा लगाने वाला ग्रुप सी डी का एक नौकरी लग जाए। अरे दुर्भाग्य तो इतना हो गया कि अभी यहाँ पर सिपाही का वैकेंसी निकला था, होमगार्ड का वैकेंसी निकला, उससे मारामारी हो रहा था, लोग जान देने के लिए तैयार थे, दौड़ दौड़ के मर जा रहे थे, इतना स्थिति खराब हुआ। तो क्यों ये चीजें हो रहा है? क्यों हमारे छात्र ऊपर तक नहीं सोच पा रहे हैं? क्योंकि उनकी बौद्धिकता का विकास नहीं हो पाया, वो सोच ही नहीं पा रहे ऊपर के कि इसके ऊपर बहुत बड़ा दुनिया है। क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशन का स्तर इतना नीचे है कि उतना ऊपर तक सोच ही नहीं पाते। सोचेंगे कैसे? सरकार जहाँ शिक्षा नीति लाना चाहिए वहाँ शराब नीति ला रहे हैं। हाँ, तो ये बातों को पहले समझिए। शराब नीति पर भी बात करेंगे, पहले एजुकेशन नीति पर। तो पहले हमारा शिक्षा के स्तर को सुधारना पड़ेगा और हमारे बच्चों को बौद्धिकता के स्तर को उठाना पड़ेगा, तब जाके हमारा झारखंड स्टेट जो है स्टेबल होगा। उसके लिए कम से कम एक सरकार को 10 साल पूरी फोकस करके इस पर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी संसाधन नहीं है, ऐसा नहीं कि अभी संसाधन खर्च नहीं हो रहे, ऐसा नहीं कि अभी जीडीपी में हमारा एजुकेशन के लिए बजट नहीं लाया जा रहा है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रही और टीचर की बहाली नहीं हो रही। अब भी इमीडिएटली झारखंड में 2.5 लाख टीचर की आवश्यकता है, 2.5 लाख। तो सरकारें कर क्यों नहीं? प्राइमरी से लेकर मिडिल से लेकर हायर सेकेंडरी तक ये तो सारे टीचर की जरूरत है। सबको पता, फिर कर क्यों नहीं रही? कहाँ कमी रह जा रही है? कमी है। सबसे पहले झारखंड को बने हुए 25 साल हो गए, 25 साल में झारखंड के पास एक स्थानीय नीति नहीं है। अब किसी भी कहीं भी रोजगार या नौकरी देने के लिए जो सबसे मूलभूत चीज होती है, जो फंडामेंटल राइट्स में जो आती है, जो पहला नीति होना चाहिए, जो पहला पॉलिसी होना चाहिए, वो स्थानीय नीति होती है, डोमिसाइल पॉलिसी होती है। आप
28 राज्य हैं पूरा भारत में, 18 राज्य ने अपना डोमिसाइल के आधार पर परिभाषित किया है, स्थानीय नीति बनाया है। तो पहले स्थानीय नीति जब तक निर्गत नहीं होगा, क्या होता है, एग्जाम होगा, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई बाहर का व्यक्ति है, उसको मन नहीं है कि साला हमको नहीं दिया, हमको बाहर के लोगों को नहीं दे रहा है, वो चला गया कोर्ट में कि देखिए इसका जो है यहाँ पर लोचा है, यहाँ पर, अरे एक स्थानीय नीति अच्छा से डिस्क्राइब हो जाएगा और उसके आधार पर नियुक्ति ले, कभी वैकेंसी आखिर बनाने में दिक्कत क्या है और क्यों नहीं बना रही सरकार? दिक्कत कुछ नहीं है, तो बना ये 2-3 महीने की बात है। स्थानीय नीति कोई बड़ी मामला नहीं है, स्थानीय नीति 2-3 महीने की बात है। अगर आपको कहीं 1908 का सर्वे में प्रॉब्लम हो रही है, 1932 का सर्वे में प्रॉब्लम हो रही है, 1954 के प्रॉब्लम में हो रही है, तो 1964 का सर्वे सेटलमेंट ले आइए, अंतिम सर्वे सेटलमेंट। 1932 को डेडलाइन मानिए, 1932 को शामिल करिए, चाहे तो 1964 का सर्वे सेटलमेंट अंतिम रहने दीजिए, और उसके पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उसको कह दीजिए कि इस सर्वे सेटलमेंट के, उसके 1964 से पहले जितना भी सर्वे सेटलमेंट हुआ उसके आधार पर यहाँ के स्थानीय नीति होगा। इसमें होगा क्या, अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। इसमें क्या होगा कि जैसे इसको लागू कर देंगे, मान लीजिए आपको स्थानीय नीति बनाना है, आपको वहां पर प्रज्ञा केंद्र में मांग करेगा कि आप अपना कोई कागज का दस्तावेज, मतलब जमीन का दस्तावेज लेकर आइए, कोई भी सर्वे सेटलमेंट। आप 1908 का सर्वे सेटलमेंट लेंगे, वो देखेगा, उसके आधार पर वंशावली बना देगा, आपका स्थानीय नीति बन जाएगा। आप 1932 का सर्वे सेटलमेंट लेके गए, आपका देखेगा स्थानीय नीति आपका बन गया। आपका 1954 का सर्वे सेटलमेंट लेके चले गए, आपका देखा, आपको बन गया। 1964 का सर्वे सेटलमेंट लेके चले गए, आपको वहां कागज देखा, आपका वंशावली बना, आपका स्थानीय बन गया। मतलब को किसका बनेगा, जिसके हाथ में सर्वे सेटलमेंट है, जिसके हाथ में जमीन का दस्तावेज है, जिनके हाथ में कागज है, उनका बनेगा। इससे क्या होगा कि बाहर के लोगों को नहीं बनेगा। अब बिहार के लोगों के पास सर्वे सेटलमेंट कहाँ से होगा, जमीन का दस्तावेज कहाँ से होगा, यूपी वाले के पास कहाँ से होगा, बंगाल वाले के पास कहाँ से होगा, छत्तीसगढ़ वालों के पास कहाँ से होगा, उड़ीसा वाले का पास नहीं होगा। तो क्या होगा इससे, जिसका स्थानीय बनेगा। अब इसमें एक प्रावधान करना है, जब फॉर्म भराएगा तो उसमें जारी कर दिया जाए कि स्थानीय जो दस्तावेज है उसके आधार पर वो नंबर डालेगा, तभी आपका फॉर्म भराएगा। और ये रघुवर दास ने नियम को किया था 85 वाला। हाँ, 85 वाला कटअप में किया। सरकार ये मतलब नहीं कर रही तो क्या लगता है कि संरक्षण देने के लिए नहीं कर रही कि या समस्या ही नहीं है, या बाहरी लोगों को संरक्षण देना चाहती है? देखिए, सरकार की मंशा नहीं, सरकार अगर चाहे, सरकार अपने सरकार तो मूलवासी की सरकार से फिर भी ऐसा मूलवासी की सरकार कह देने से नहीं होगा। मूलवासी की सरकार कह, आपको उतना गट्स लाना पड़ेगा, हिम्मत लाना पड़ेगा। केवल और केवल हिम्मत की कमी है, केवल दूरदृष्टि है उसकी कमी है। जब एक साथ में आंदोलन करने वाला लड़का जब पूरा विधानसभा में जब गरजता है तो पूरा झारखंड के एक युवाओं को एक लगता है कि कोई गया है। तो नहीं लगता कि अगर ऐसा और 2, 4, 5 विधायक चल जाते तो क्या लगता विधानसभा का माहौल कुछ और नहीं होता? एक सच्ची बात कहें, अच्छा, पहला दिन आप जब जयराम महतो को भाषण देते हुए देखा तो कैसा लगा कि एक जिसके साथ संघर्ष किया वो किसी मुकाम में चल जाते हैं और वो जिस उद्देश्य के साथ उसको भेजे थे वो उद्देश्य जब वो पूरा करते हैं तो कैसा महसूस होता है? एक सच्चाई बात बोले, जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जब हम लोग दर की ठोकर खा रहे थे, इससे मिल रहे थे, उससे मिल रहे थे, राज्यपाल के पास जा रहे थे, और जेपीएससी के दौरान में हम लोग बहुत सारा ज्ञापन जो है विभिन्न विधायकों के पास जाकर सौंपे थे। तो उसके बाद आने के बाद ये भाषा आंदोलन में बहुत सारा ज्ञापन हम लोग के जाके देते थे, एसटीओ को, विधायक को, फलना विधायक को, उसको सबको जाके देते थे। तो बड़ा दुर्व्यवहार होता था, लोग लेता था ऐसे कर ऐसे फेंक देता था। तो उसके दरमियान एक मन में आ गया था ये कि बेटा हम नहीं तो किसी ना किसी को विधायक बना के रहेंगे। और डुमरी में खास करके जब 2022 का जो घटना हुआ था हमारा विधायक जी के साथ में, वो फिर से हम कह रहे हैं, उनसे हमारा कोई मतलब व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था, वैचारिक लड़ाई था। वैचारिक लड़ाई भी कुछ तरह का नहीं था, केवल एक प्रश्न था। उस दिन जो धक्का मुक्की मेरे साथ हुआ था ना, उसको अपना व्यक्तिगत हम नहीं लिए थे, लेकिन हमको लगा था ना कि ये पूरा झारखंड के स्वाभिमान पर चोट है। हम झारखंड का प्रतिनिधित्व करके गए थे और कुछ हो ना हो यहाँ हम बदलाव करके रहेंगे पूरा। अगर झारखंड नहीं बदला तो यहाँ बदला। और विश्वास कीजिएगा वो जो मंत्री वाला घटना, हाँ, वो जून का घटना हुआ था। विश्वास कीजिएगा हम जून 2022 से डुमरी का पूरा विस्तार करने के लिए लग गए थे। एक संगठन का जो ढांचा होता उसको बनाना शुरू कर दिए गए थे। पहला मेरा फेसबुक पेज पे आप जाकर देखिएगा तो डिटेल्स खोजिएगा तो आपको जुलाई 2022 से आपको विस्तार का आपको मिलने लगेगा। और एक आदमी को 2-4 साथी हमारे थे जो अभी नावाडी के प्रखंड अध्यक्ष बने हुए हैं, बहुत अच्छे हमारे साथी रहे। डुमरी के जो भी प्रखंड अध्यक्ष बने हुए हैं वो हमारे बहुत संघर्ष के साथी रहे, गजब का। अगर
संगठन के विस्तार करने में इन दोनों का मेरे साथ बहुत योगदान था। मेरा फेस होता था, वो लोग जाते थे मेरे साथ में और कहते कि हाँ करना है। 2 गो 4 ठो एक पंचायत में हम लोग 2 से 4 आदमी जोड़ के आते थे और विश्वास कीजिएगा वो हम लोग ने सपना देखा था, हम लोग बदलाव करके। और जब ये घटनाएं हुई उसके बाद जब विधानसभा गए, मुख्यमंत्री आवास घेराव किए, जब हम पर बिना दोष का लाठी चार्ज हुआ, डंडे खाए, आंसू गैस खाए, गोला दागा गया। अरे क्या थे हम लोग, छात्र ही तो थे, अधिकार ही तो मांग रहे थे। कौन सा मर खेत बाड़ी आपका मांग ले रहे थे, दे देते। लाखों लाखों की संख्या में जाते, झूठ मूठ का केस लाद दिया जाता। आज विश्वास कीजिएगा मोतीलाल महतो, जयराम महतो सबको जानता है कि जयराम कुमार महतो पर बहुत केस है, लेकिन कोई नहीं जानता कि मोतीलाल महतो पर भी उनके नाम में अगर 10 केस है तो मोतीलाल महतो के नाम में 7 केस है। 7 केस है मेरे नाम पे और हम लड़ रहे हैं। सभी लोग कहीं कहीं प्रश्न उठाते हैं कि मोतीलाल महतो बहुत जगह नहीं रहता है, गायब हो जाता है। तो भैया अगर गायब हो जाते तो केस कौन खाता है, कैसे केस होता है, समझने वाला विषय है। तो उस दिन हम ठान लिए थे कि ये वो जो दर्द, वो जो पीड़ा मिलती थी ना, लाठी का, डंडा का, आंसू गैस का, केस का, तो कहते कि परिवर्तन एक दिन जरूर करके रहेंगे, कहीं करे ना करे डुमरी में परिवर्तन करके रहेंगे। और ठान लिए थे और उस दिन से 2024 तक लगातार पहले विस्तार किए, फिर वहाँ बूथ कमेटी बनाए, फिर वहाँ पर जन जागरूकता अभियान चलाए और विभिन्न तरह के कार्यक्रम, जैसे करम अखड़ा हो गया, टूसू अखड़ा हो गया, सोहराय जतरा हो गया, मुख्यमंत्री वर्सेस भावी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो गया, खतियानी सभा हो गया, पूरा भर दिए थे वहाँ पर। पूरा लोगों के अंदर एक एकदम नशा, एक जुनून पैदा कर दिए थे केवल बदलाव के लिए। और वही कहीं ना कहीं नतीजा निकला, कहीं ना कहीं जयराम कुमार महतो जो विधायक है उनका संघर्ष का नतीजा निकला कि जहाँ जहाँ बुलाए, जैसे बुलाए वो आए भी। ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ बुलाते थे सभा करते थे, मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हीं को रखते थे। तो और फिर विधानसभा का बताए नहीं कि कैसा लगा जब देखे बात। हाँ, और अब आते हैं यहाँ पर, जब उनको पहली बार हम विधानसभा में घुसते देखे थे, हम तो नहीं गए थे, हम तो घर में थे, खाली पेट जब विधानसभा घुसते देखे, कसम से आंसू आ गया था, लेकिन कोई मेरे पास नहीं था। और जब पहला बार शपथ लेते देखे, मैं जयराम कुमार महतो, डुमरी विधानसभा, ओ हो, ये सुकून कोई मोतीलाल महतो से उस समय पूछ के बताता तो तब दिखता। अभी बताने से लगेगा कि नहीं ये बातें हैं, आम सी बात है, लेकिन वो जज्बात में हम आ गए थे। इतना अच्छा, इतना सुकून मिला था। अब झारखंड का हर एक युवा या जो भी, उससे लगा था ना कि अब हम जो मांग करेंगे ना, जो मांग करेंगे पूरा हो ना हो सरकार का काम है, लेकिन हमारी बात जो है वो विधानसभा तक गूंजेगी, वो उसके अंदर गूंजेगी। क्योंकि जब हम लोग सत्याग्रह करने गए थे 3 दिन का, सत्याग्रह का पूरा प्लान, रूपरेखा हम तैयार की थी। विधायक जी बोले कि आप देख लीजिए कैसे लेटर डालना है, कैसे परमिशन लेना, वो मेरा काम नहीं, वो आपका काम है। मेरे साथ और भी धनबाद के 4-5 साथी थे। हम लोग गए थे विधानसभा, वहाँ का परमिशन लिए, वहाँ सभा किए। और जब वहाँ सत्याग्रह के टाइम में हम लोग 3 दिन भूखे और सत्र भी चल रहा था, लेकिन हमारी एक आवाज तक वहाँ नहीं गूंजी, तो हम लोग को उस समय भी बहुत पीड़ा महसूस हुआ था। और जब ये बन के गए और जब शपथ लिए ना, तब हमें लगा कि नहीं, बात लागू हो या ना हो, मुद्दा लागू हो ना हो, बने नीति बने या ना बने, लेकिन हम जो यहाँ सदन पे, सड़क पे अगर बात उठाएंगे तो हमारा बात सदन पे गूंजेगा, एक गूंजने वाला होगा। और गूंजे जितने मुद्दों पर हम लोग को बात करना था, जितने मुद्दों पर हम लोग ने 3 साल बात किया था, वो सारे के सारे मुद्दे डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने सदन में उठाए। इसलिए हमें प्राउड फील हुआ, इसलिए हमें बहुत गर्व महसूस हुआ। हम बार बार अपडेट देते रहते थे कि है कोई हमारा टक्कर देने वाला। काशी में एक है, काशी में एक भारी, एक में एक भारी है, कोई है हमारा टक्कर देने वाला, तो अभी भी मौका है। और पूरा आप देखे होंगे कि पूरा बजट सत्र हम लोग के नाम रहा, पूरे डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो और डुमरी वासियों के नाम रहा। बजट सत्र ऐसा लगा जैसे लोग आईपीएल में नहीं देखते थे कि आप मैच शुरू होगा, उसी सब लोग, कभी कोई विधानसभा टीवी को कभी कोई नहीं देखता होगा, हम खुद नहीं देखते थे, लेकिन पूरा सत्र जब चलता था तो हम पूरा सत्र देखते थे कि कब जयराम कुमार महतो जो है उठ के वहाँ बोलेंगे। ये ठीक पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, उससे पहले हमारे दर्शक जो है युवा बहुत ज्यादा है, तो ऐसा आप अभी एक छात्र रहे हैं, आप छात्र के जीवन को भली बातें देखें, तो 3 सजेशन दीजिए जो अपने जीवन काल में छात्र को जरूर करना चाहिए अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए। देखिए, अगर लाइफ बेहतर करने की बात है तो देखिए, मेरा 2-3 थ्योरी पे हम चलते, तो वो थ्योरी हम बताएंगे। किसने कहा, कौन कहा, ये हम नहीं जानते हैं, तो लेकिन एक चीज जानते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल।
हम जो थे हम बहुत तेज तरह छात्र नहीं थे, लेकिन जब हम जेपीएससी की तैयारी करने गए तो मेरा घर वाला खुद ने कहा कि नहीं हो पाएगा, आओ शादी कर देते हैं, घर गृहस्थी अपना चलाओ, ठीक है, कमा धमा घर गृहस्थी चलाओ। हमने नहीं सुना। वहां गए तो हमारे साथी जो हमारे जेपीएससी की तैयारी करते थे, जो पहले फाइट कर चुके थे, एग्जाम दे चुके थे, निकाल भी चुके थे, वो लोग ने कहा कि नहीं हो पाएगा, नहीं करो। लेकिन हमने ठान लिया कि करेंगे तो वही करेंगे। बार बार टोकते भी थे पढ़ते टाइम। तो इससे एक चीज है कि आपको जो मन करे, जो जिसमें इंटरेस्ट, जिस पढ़ने में अच्छा लगे, जो चीजें अच्छा लगे वो करो। पहला एकदम अपना पे विश्वास रखो, अपने पे कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ ये हम कर लेंगे, और उस पे उतर जाओ। अपने को मतलब परखो और कर जाओ। बहुत सारे ने सजेशन दिया कि नहीं जेपीएससी का एग्जाम नहीं होता है, आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए। बहुत लागत यूपीएससी छात्रों ने हमें सजेशन दिया। तो हमने कहा नहीं, यूपीएससी का हम एग्जाम का तैयारी नहीं कर सकते। बोला क्यों? तो हमने कहा कि उसमें एक सी सेट का पेपर है, सी सेट हमसे नहीं बनता। हमने ट्राई करे, हमने देख लिया, अपने आप को परख लिया। तो जो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं कहता, हमने तैयारी नहीं किया। लोगों ने कहा नहीं सुने हम, और हम जेपीएससी की तैयारी, रिजल्ट भी अच्छा खासा है। और एक चीज वो कि नथिंग इज परमानेंट, सो बी हैप्पी। मतलब दुनिया में कोई भी घटना घटित होती है, वो परमानेंट नहीं है, अस्थायी नहीं है, वो घटित रहता रहेगा। आप अपना लक्ष्य के प्रति एकदम डेडिकेटेड रहिए। हमारे तैयारी के दरमियान माँ का हाथ टूट गया, बहुत तकलीफ हुआ, घर बुलाया, 6 महीना तक ये लगा कि घर में कोई नहीं था। नहीं घर हम आए, हम जानते थे कि माँ का पैर है ठीक हो जाएगा, हाथ है ठीक हो जाएगा। दादी मर गई, लास्ट दिन जिस दिन दादी बीमार थी नहीं आ पाए, जिस दिन डेट की उस दिन आए। तो चीजें चलता रहा, दुख हमें भी होता है, हम भी इंसान है, हमें भी दुख होता है। लेकिन आपका ये सब चलते रहेगा, जीवन का पार्ट है। तो आप नथिंग इज परमानेंट, सो बी हैप्पी। हमेशा ऑलवेज रहिए, ऑलवेज हैप्पी रहिए, खुश रहिए, एकदम मस्त रहिए, और अपना लक्ष्य के प्रति फोकस रहिए। अच्छा, क्या ऐसी चीजें जो कभी नहीं करना चाहिए युवाओं को? और तीसरा है कि अगर आप पढ़ने के लिए छात्र हैं तो दुनिया का सारा काम फालतू है, केवल और केवल पढ़ना। कुछ नहीं करना है, खाइए फिर पढ़िए, नहाइए फिर पढ़िए, जहां बैठिए वहीं पढ़िए, केवल पढ़ना दिखना चाहिए आपको। सफलता एकदम चरण चूमेगी, कोई नहीं रोक सकता, 200% कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये तो हुआ करना, क्या नहीं करना चाहिए? जो युवा भटक रहे जहाँ पे, जो कभी नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करने वाला तो बहुत सारी चीजें हैं कि नहीं करना। मोस्ट जो नहीं करना चाहिए युवाओं को, 3 मोस्ट ये नहीं करना चाहिए कि अगर आपको परिवार ने अगर पढ़ने के लिए बाहर भेजा है तो आप उसके प्रति एकदम विश्वसनीयता बना के रखिए। किसी तरह का टाइम को वेस्ट मत करिए, ये नहीं करना है एकदम, किसी भी तरह से, किसी भी हाल में नहीं करना। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, वेस्ट टाइम नहीं करना, ये पहला काम। दूसरा काम है कि पढ़ते समय क्या होता है कि छात्र जो है ना, वो पढ़ाई के दरमियान में कोई भी काम में खो जाता है और शरीर पर ध्यान नहीं दे पाता। और बहुत सारा काम पैसों के अभाव में भी होता है, संसाधनों के अभाव में भी होता है। लेकिन भैया आप चाहे तो अपना पढ़ाई के लिए कुली कर लीजिए, मजदूरी कर लीजिए, कोई नहीं देखने वाला। या आपको सफलता मिलेगा ना, सब कहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी था। नहीं मिलेगा तो आप कितना तेज तरार है, कोई मायने नहीं रहता। लेकिन आप वो काम को करते हुए अपने बॉडी के फिटनेस पर जरूर ध्यान दीजिए, पढ़ने वाला छात्र खास करके, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तब दिमाग स्वस्थ रहेगा। और पढ़ाई जो है वो शरीर और दिमाग दोनों का काम है। शरीर साथ देता है और दिमाग में, ब्रेन में घुसता है। शरीर जब मजबूत होता है, हष्ट-पुष्ट होता है, तो मेमोरी मजबूत होता है, मेमोरी हष्ट-पुष्ट होता है। तो ये काम जरूर करिए। अच्छा, मोतीलाल महतो शादी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अगर आप बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हैं या बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं शादी ब्याह करने के बाद बहुत बड़े सक्सेस आदमी बने, सक्सेसफुल हुए, है ना, ये बातें भी है। और बहुत नहीं करने वाले भी बहुत आगे गए। आप क्या सोचते हैं इसमें से? हम तो सोचते हैं कि अगर आप क्रांति करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, इतिहास में अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं और लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे ख्याल से शादी नहीं करना चाहिए। क्यों, बाधा बनती है क्या? हाँ, बाधा होता है। नहीं, अगर स्त्री बाधा ना भी बने तो भी आपके माइंड में एक सेटअप हो जाता है। क्या हो जाता है कि हाँ, आपको लगने लगे कि हमारे पीछे कोई ना कोई है, अगर हमारा कुछ हो जाएगा। और आप अभी जैसे अभी सिंगल हैं आप, तो आप बिंदास किसी से भी भिड़ जाएंगे, कहीं गलत होगा तो वहां आप विरोध करने डट जाएंगे। आप ना वहां उस समय लाठी का सोचेंगे, ना गोली का सोचेंगे, ना डंडा का सोचेंगे, ना केस का सोचेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी अर्धांगिनी आती है, जिस दिन आप सिंगल से डबल होते हैं, उस दिन कहीं ना कहीं आपको एक डर सताने लगेगा कि अगर हम पर केस हो जाएगा, हमको लाठी लग जाएगी, गोली लग जाएगी, तो हमारे परिवार का क्या। और अगर उसमें बाद में अगर बच्चा हो गया तो आपके अंदर एक ना चाहते हुए भी संसाधनों को
एकत्रित जुटाने के लिए आपको एक मन में ये आ जाएगा, क्योंकि आप भले सेक्रीफाइस कर लें, आप भले कपड़ा ना पहने, आप भले ब्रांडेड जूता ना पहने, लेकिन आपको ना चाहते हुए समाज को दिखाने के लिए, समाज को मेंटेन करने के लिए, अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ संसाधनों को जुटाने पड़ेगा। जुटाने के लिए, संसाधन को जुटाने के लिए आप कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। और जो नेतागिरी है, जो नेता वाला फील्ड है, ये सेवा का क्षेत्र है, ये समाज का क्षेत्र है, इसमें कमाई का साधन नहीं। तो मान लीजिए कि मोतीलाल नेहरू शादी नहीं करेंगे। देखिए, ये तो परिवार होता है ना इंसान का, सब चीज। देखिए, आंदोलन नहीं था तो उससे पहले परिवार था, माता पिता ने जन्म दिया तो परिवार, उनकी भी कोई इच्छाएं हैं, तो कुछ इंसान ना चाहते हुए भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो ना करने वालों ने भी बहुत नाम कमाया और करने वालों ने भी बहुत नाम कमाया। उसका उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम है, जिसने नहीं किए। अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इन्होंने नहीं किए, लेकिन अच्छा खासा ही। नरेंद्र मोदी ही उदाहरण है, बहुत दूर तक गए। और बहुत सारे करने वाले भी, शादी करने वाले। आप राजनीति के क्षेत्र में देते तो लाल बहादुर शास्त्री थे, महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राम मनोहर लोहिया थे, जिन्होंने शादी करते हुए भी मुकाम को हासिल किया है। लेकिन वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, बहुत बड़ा त्याग उनका और उनके परिवार, उनकी अर्धांगिनी का भी उनमें रहा है। तब जाके वो बहुत बड़े इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाए हैं।